साल 1947 अक्टूबर का महीना। एक तरफ पूरा देश आजादी का नया सवेरा देख रहा था, उस हवा में खुली सांस ले रहा था जिसके लिए सदियों तक कुर्बानियां दी गई थीं। पर दूसरी तरफ बंटवारे के जख्मों से अभी भी खून बह रहा था। इन सब के बीच देश के उत्तर में बसा धरती का स्वर्ग जम्मू और कश्मीर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने अब तक यह फैसला नहीं किया था कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के। उन्हें लगता था कि वो अपने इस खूबसूरत राज्य को एक आजाद मुल्क बनाकर रख पाएंगे जहां हमेशा शांति रहेगी। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरहद पार एक ऐसी भयंकर साजिश रची जा चुकी थी जो आने वाले चंद दिनों में इस स्वर्ग को नरक में बदलने वाली थी। पेशावर और रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक गुप्त प्लान बन चुका था, ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तान की नीयत साफ थी, अगर कश्मीर बातचीत से नहीं मिलता तो उसे ताकत के जोर पर छीन लिया जाएगा। 22 अक्टूबर 1947 की उस काली सुबह जब कश्मीर की आवाम गहरी नींद में थी, अचानक सरहद पर गोलियों की आवाज ने पूरी वादी को हिलाकर रख दिया। हजारों की तादाद में हथियारों से लैस कबायलियों ने मुजफ्फराबाद के रास्ते से कश्मीर में घुसपैठ कर दी। ये सिर्फ कबायली नहीं थे, इनके भेष में पाकिस्तान सेना के प्रशिक्षित जवान और अफसर थे जिन्हें निर्देश था कि सीधे श्रीनगर पर कब्जा करो और उड़ते हुए तिरंगे की जगह अपना झंडा गाड़ दो। उनका हमला इतना अचानक और इतना तेज था कि कश्मीर की छोटी सी सेना उनके आगे बिखरने लगी। कबायलियों का यह हुजूम एक टिड्डी दल की तरह आगे बढ़ रहा था। जो भी उनके रास्ते में आया उसे मिटा दिया गया। लूटपाट, आगजनी और आतंक का एक नंगा नाच शुरू हो चुका था। बारामूला तक उनके कदम पहुंच चुके थे। वहां जो हुआ उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। श्रीनगर, जो कि कश्मीर की धड़कन था, अब दुश्मन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। अगर श्रीनगर दुश्मन के हाथ में चला जाता तो कश्मीर हमेशा के लिए हिंदुस्तान के हाथों से निकल जाता। श्रीनगर और कबायलियों के बीच अब सिर्फ एक आदमी चट्टान बनकर खड़ा था, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। उनके पास सिर्फ कुछ 100 जवान थे और आगे हजारों का दुश्मन। उन्हें पता था कि मौत सामने खड़ी है, पर उन्होंने अपने जवानों से कहा कि जब तक आखिरी गोली बाकी है और आखिरी जवान जिंदा है, दुश्मन आगे नहीं बढ़ेगा। उरी के पास उन्होंने एक बड़ा पुल उड़ा दिया जिसने दुश्मन की रफ्तार को कुछ दिनों के लिए रोक दिया। उनकी इस शहादत ने आजाद भारत की किस्मत तय करने में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने खून से भारत सरकार को वो कीमती वक्त खरीद कर दिया था जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। कश्मीर से एक बेकरार रेडियो संदेश दिल्ली पहुंचा, कश्मीर जल रहा है, सेना भेजिए वरना सब खत्म हो जाएगा। ये वो लेट वार्निंग थी जिसने दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में भूचाल ला दिया। पर समस्या यह थी कि कश्मीर अब तक भारत का हिस्सा नहीं था। कानूनी तौर पर भारतीय सेना किसी दूसरे देश में ऐसे ही कदम नहीं रख सकती थी। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। 26 अक्टूबर को वीपी मेनन श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर छोड़ने से पहले महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर अब आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका था। पर क्या यह कागज का टुकड़ा उस दुश्मन को रोक सकता था जो श्रीनगर एयरपोर्ट से अब बस कुछ ही फासले पर था? श्रीनगर एयरपोर्ट ये सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं थी, ये कश्मीर को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, आखिरी लाइफलाइन थी। अगर दुश्मन इस हवाई पट्टी पर कब्जा कर लेता तो भारत के पास सेना भेजने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। पहाड़ी रास्ते बर्फ से ढकने वाले थे और सदियों तक कश्मीर हिंदुस्तान से कट जाता। दिल्ली में डिफेंस काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बैठी। लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। फैसला लिया गया कि फौज हवा के रास्ते भेजी जाएगी। पर सेना के टॉप कमांडर्स ने कहा कि यह लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर जोखिम नहीं लिया गया तो कश्मीर खो दिया जाएगा। फैसला हुआ, इंडियन आर्मी जाएगी। ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू हो चुका था। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर अजीब सी हलचल थी। सिविल एयरलाइंस के डकोटा प्लेन्स को रातों रात सेना के कामों के लिए बदल दिया गया। एक सिख रेजिमेंट के जवान लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में अपने हथियार लोड कर रहे थे। चेहरों पर संकल्प था, पर दिल में एक सवाल, क्या हम वहां जिंदा उतर पाएंगे? पायलट को यह तक नहीं पता था कि श्रीनगर एयरपोर्ट अभी भारत के कब्जे में है या उस पर कबायलियों का झंडा लहरा रहा है। उन्हें निर्देश था कि हवा से रनवे का मुआयना करना, अगर दुश्मन की मूवमेंट दिखे तो वापस लौट आना और अगर शांति दिखे तो लैंड कर जाना। जब उन पुराने डकोटा विमानों ने हिमालय की ऊंचाइयों को छुआ तो वक्त जैसे थम सा गया था। नीचे बर्फ से ढकी चोटियां थीं और आगे धुएं में घिरता हुआ श्रीनगर। पायलट ने रनवे के चक्कर
लगाए। नीचे कोई कबायली नहीं थे, सिर्फ कश्मीर की स्टेट फोर्सेस के कुछ तनावग्रस्त जवान इस आखिरी उम्मीद के आसमान से उतरने का इंतजार कर रहे थे। डकोटा के पहिए जैसे ही कच्चे रनवे को छुए, एक नया इतिहास लिखा गया। एक के बाद एक विमान उतरते गए और सेना ने आते ही हवाई अड्डे पर अपनी पोजीशन ले ली। भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, लेकिन असली लड़ाई तो अब भी शुरू हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय ने जानते हुए कि उनके पास सेना कम है, एयरफील्ड पर बैठने के बजाय आगे बढ़कर दुश्मन को रोकने का फैसला किया। वो बारामूला की तरफ बढ़े ताकि दुश्मन को पीछे ही उलझा कर रखा जा सके, पीछे से और सेना आने का वक्त मिल सके। इस बेहद बहादुरी भरे कदम में उन्होंने अपने जवानों के साथ कड़ी टक्कर ली, पर वो दुश्मन के भारी आक्रमण का शिकार हो गए और देश के लिए शहीद हो गए। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। दुश्मन का मोमेंटम टूट चुका था, पर कबायली सेना का एक और धड़ा अब भी चालाकी से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने मुख्य रास्ता छोड़ दिया और बडगाम के छोटे रास्ते से श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। उनका प्लान था एयरपोर्ट पर अचानक हमला करके उसे तबाह करना। यह 3 नवंबर 1947 का दिन था और इसी दिन सामने आई भारत की सेना की वो चट्टान जिसे तोड़ना किसी कबायली या दुश्मन के बस की बात नहीं थी। मेजर सोमनाथ शर्मा, 4 कुमाऊं रेजिमेंट। उनका एक हाथ पहले ही फ्रैक्चर था और प्लास्टर में बंधा हुआ था। उन्हें आराम करने को कहा गया था, पर उन्होंने अपनी यूनिट के साथ जाने की जिद की। बडगाम में उनकी डी कंपनी अपनी पोजीशन पर थी। अचानक गांव की तरफ से कुछ लोग भागते हुए आए और उनके पीछे थी कबायलियों की एक विशाल फौज। करीब 700 से 1000 की तादाद में दुश्मन और सामने सिर्फ 50 हिंदुस्तानी जवान। दुश्मन की तरफ से भारी फायरिंग और मोर्टार शेल गिरने। मेजर शर्मा जानते थे कि अगर उनकी पोस्ट गिर गई तो एयरपोर्ट पर कब्जा होने से कोई नहीं रोक सकता और पूरा कश्मीर दुश्मन के हाथ में चला जाएगा। वो आग उगलते मैदान में बिना किसी डर के एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच दौड़ रहे थे, अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे और अपने टूटे हुए हाथ से मैगजीन भर भर कर जवानों को थमा रहे थे। दुश्मन उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थीं। तभी एक मोर्टार शैल उनके करीब आकर गिरा और फट गया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को रेडियो पर एक ऐसा संदेश भेजा जो भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है, हमारी गिनती बहुत कम है, हम पर भारी आग बरसाई जा रही है, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारा आखिरी जवान जिंदा है और जब तक हमारी आखिरी गोली बाकी है, हम लड़ेंगे। और उन्होंने वही किया। डी कंपनी ने अपनी आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने खून से दुश्मन के कदमों को उस जगह जमा दिया। उनके इस बलिदान ने सेना को इतना वक्त दे दिया कि पीछे से नई टुकड़ियां आ सकीं और उन्होंने आते ही कबायलियों पर इतना भयंकर पलटवार किया कि उन्हें श्रीनगर की सीमाओं से दम दबाकर भागना पड़ा। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। यह वो आखिरी उम्मीद थी, वो एक लेट वार्निंग थी और वो भारतीय सेना का अचानक और आश्चर्यजनक डिप्लॉयमेंट था जिसने तय किया कि कश्मीर का अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। एक नामुमकिन सा आसमानी रास्ता, अधूरी तैयारी और पूरे आतंक के सामने चंद मुट्ठी भर जवानों का अहंकार तोड़ने वाला जज्बा। अगर उस दिन वो डकोटा प्लेन्स कुछ घंटे लेट होते, अगर लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने आगे बढ़कर कुर्बानी न दी होती, अगर मेजर सोमनाथ शर्मा उस दिन बडगाम में चट्टान बनकर न खड़े होते, तो आज नक्शे पर तस्वीर कुछ और होती। कश्मीर आज भी जन्नत है तो उन बहादुरों की वजह से जिन्होंने जन्नत को बचाने के लिए नरक की आग को अपने सीने पर झेल लिया, क्योंकि जब तक तिरंगे को थामने वाले वो हाथ जिंदा हैं, देश का कोई भी दुश्मन भारत की एक मुट्ठी मिट्टी तक नहीं छीन सकता।